मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में, है ना। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ये आती है, जिसमें आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन करना है और अलग अलग देशों की जो ये व्यवस्था है इनका तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करना है ना। तो जल्दी से देखते हैं कार्यपालिका क्या होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, कहाँ से अवधारणा आई, अलग अलग देशों में कार्यपालिका की क्या स्थिति है। तो इन सब का अध्ययन करेंगे बड़े ध्यान से और समझते हैं कार्यपालिका को। तो देखो, बेसिकली जैसा आप जानते हैं कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। बात करें कार्यपालिका की, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, हम देखेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका का मुख्य काम होता है पूरी दुनिया में, वो क्या होता है कि जो भी विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, मतलब तो आप कहेंगे सरकार सरकार का वह अंग जो कि व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन कर प्रशासन का संचालन करती है। कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, बहुत प्यारी सी परिभाषा है, कार्यपालिका कहलाती है। देखो, कार्यपालिका का केवल एक ही काम होता है, सबसे मुख्य काम होता है, वो क्या होता है, कानूनों का क्रियान्वयन क्रियान्वयन करना ही नौकरशाही का सबसे जरूरी काम होता है। जो विधायिका द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है, इवन कानून बनाने में भी जो भूमिका होती है वो कार्यपालिका की होती है। पर जो कानून बनाया जाता है, जो बिल संसद से पास होता है, जो विधायिका कानून बनाती है, उसको लागू करना और उसको संचालित करना और उन पर नियमों से उनका पालन नहीं हो रहा उनका पालन करवाना किसका काम होता है, कार्यपालिका का काम होता है ना। तो सरकार का वह अंग है जो कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन कर प्रशासन का संचालन करती है, कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका जो है जितने भी नीति निर्माण होते हैं, है ना, कार्यपालिका इस सब के लिए जिम्मेदार है। तो व्यापक अर्थ क्या है कार्यपालिका का, कि जो भी कानून है, कानूनों के क्रियान्वयन क्रियान्वयन का दायित्व इन्हीं पर होता है ना, दायित्व या जिम्मेदारी। ठीक, इसमें आप कहेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यपालिका आती, दोनों शामिल होती है ना, दोनों शामिल होती। तो जो भी कानून बनाए जाते हैं मुख्य काम इसका यही है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कानूनों का क्रियान्वयन, ये सबसे प्रमुख कार्य है किसका, कार्यपालिका का। कार्यपालिका का अर्थ देखें, इसका अर्थ क्या होता है कार्यपालिका का अर्थ। तो देखो, दो अर्थ होते हैं, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका ये अस्थायी होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, स्थायी होती है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है, इसका मतलब होता है जो हमारे राष्ट्रपति, मुख्य जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्री जो होते हैं कैबिनेट के, ये लोग हर 5 साल में बदलते रहते हैं, है ना। और जो भी मंत्रालय होता है, मुख्य रूप से जो प्रशासन होता है, तो ये सबसे उसके हेड होते हैं अस्थायी रूप से, है ना। इन्हीं का होता है सारा प्रशासन, ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। वहीं स्थायी जो हमारी नौकरशाही होती है ना, ये कानूनों का क्रियान्वयन करती है और स्थायी रूप से जमा बनी हुई रहती है, तो इसको हम कहते हैं स्थायी नौकरशाही। तो इस तरीके से दो प्रकार होते हैं कार्यपालिका के, एक तो राजनीतिक होता है जो अस्थायी होता है और दूसरा होता है प्रशासनिक जो कि स्थायी होता है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, अस्थायी में जो भी मंत्री है ना, उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है, जो पीएम वगैरह होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, और इसमें कौन आते हैं, जैसे जो अफसर होते हैं, सचिव से लेकर, कलेक्टर से लेकर एक ग्राम स्तर के सचिव तक, पूरा का पूरा इसका स्थायी ढांचा बना हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य बात है कार्यपालिका
मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका मुख्यतः दो तरह की होती है ना, एक तो होगी राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। तो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। पहला जो राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, इसके क्या कार्य है आप समझ गए ना। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आते हैं? जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, जिनका जहां इनका शासन होता है, जो पीएम होते हैं, ठीक है, और जो मंत्रिमंडल के सभी मेंबर्स या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये इसमें आते हैं, ठीक है। ये नेतृत्व करते हैं, इनको हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है ना। तो ये इसमें आते हैं। तो इनका पहला काम क्या होता है? देखो, सबसे पहले औपचारिक नेतृत्व करना। औपचारिक नेतृत्व करना। जो भी स्थायी कार्यपालिका होती है वो इनके अधीन होती है। मतलब जो ये अस्थायी कार्यपालिका होती है या जिसको राजनीतिक कार्यपालिका हम कहते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब शामिल होते हैं। तो ये इनका मुख्य काम होता है नेतृत्व करना। जितने भी सम्मेलन होते हैं, मान लो, ठीक है, चाहे विदेशी दौरे हो, विदेशी दौरे करने हो, ठीक है, कोई संधि करना हो, कोई कानून बनाना हो, या किसी भी चीज का, तो नौकरशाही का नेतृत्व यही लोग करते हैं ना। जहां भी ये मेंबर होंगे, जैसे कोई विधि मंत्रालय से संबंधित कोई कानून बन रहा है, कोई विधि बन रही है ना, वित्त से संबंधित विधि बन रही, तो उसका नेतृत्व वित्त मंत्री करेगा, ठीक है, और पूरी कार्यपालिका उनकी मदद करेगी। समझ गए? तो ये नेतृत्व करना इनका पहला काम होता है, नेतृत्व करना। दूसरा, नीति निर्माण। नीति निर्माण नेतृत्व, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग लीडरशिप, जैसे कोई भी कुछ भी कानून बनेगा, ठीक है, तो ये नेतृत्व करते हैं, ठीक है। मतलब नीति निर्माण का निर्देशन देते हैं, निर्देशन देते हैं नौकरशाही को। औपचारिक रूप से सारे सम्मेलन, विदेशी दौरे, सब चीजों का नेतृत्व ये करते ही है। नीति निर्माण भी करना है तो उसका भी नेतृत्व यही लोग करते हैं, ठीक है। अगला, तो इसके अलावा अगला कार्य आप देखोगे इनका क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका, तो नौकरशाही का नेतृत्व। नौकरशाही का नेतृत्व, जब नौकरशाही किसी चीजों का क्रियान्वयन करती है ना, तो उनको दिशा निर्देश कौन करते हैं, या किसी विषय पर कानून बनाना हो तो उसका नेतृत्व भी नेता ही करता है, या जो मंत्री होता है वही करता है, और उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। कुछ भी आदेश उनको दे सकते हैं कि भैया जनता की डिमांड ऐसी है, इस पे ऐसा कानून बनाओ, और वो कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका देख रेख कौन करता है? यही जो नेतृत्व होता है ना, जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका होती, यही होती है ना। इसके अलावा अगला कार्य क्या होता है इनका? चौथा कार्य आप देखोगे, इनका चौथा कार्य है संकट का नेतृत्व। संकट का नेतृत्व, जैसे कोई भी संकट आता है, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, तो पूरे के पूरे एरिया में जो उससे संबंधित हमारे मंत्री है, वो आएंगे, वो उस पर नजर रखेंगे, और पूरी की पूरी कार्यपालिका उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में सारे काम को करेगी। जैसे मान लो कहीं कोई राज्य है हमारा, है ना, यूपी जैसे एक राज्य है जहाँ नदियां बहुत सारी, पूरी यूपी में बाढ़ आ चुकी है, तो मुख्यमंत्री बैठ के उसका निरीक्षण करेंगे, हाई लेवल की मीटिंग करेंगे कि कैसे लोगों को कहाँ ले जाया जाए, क्या किया जाए, बचाया जाए, उन पर उन तक के राहत सामग्री पहुंचाई जाए। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, तो यही यही होता है कि वो संकट का नेतृत्व करते हैं। ये इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है ना। इसके अलावा इनका क्या कार्य होता है? जनता के प्रति जवाबदेही। जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ये चुनाव से आती है ना, और ये अस्थायी होती है 5 साल के लिए, तो इनको जनता को जवाब देना होता है। जवाब देना होता है तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए इनको ज्यादा गंभीर होकर काम करना पड़ता है। तो ये मुख्य काम होते हैं हमारी राजनीतिक कार्यपालिका के, है ना, जो हमने अभी 5 कार्य देखे। अब हम देखते हैं जो हमारी स्थायी कार्यपालिका होती है, उसके क्या कार्य है। स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम नौकरशाही कहते हैं ना, ये हमेशा बनी हुई होती है, और ये ज्यादा जिम्मेदार होती है हर चीजों के लिए, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका, इसे नौकरशाही भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है आप देखोगे तो देश में जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था का संचालन संचालन और जो लोक कल्याणकारी नीति होती है, और लोक कल्याणकारी
और जो लोक कल्याणकारी नीति होती है इनका संचालन करना। ठीक है, विधि व्यवस्था का संचालन करना, लोक कल्याणकारी नीति का संचालन करना इनका सबसे मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये इनकी मुख्य विशेषता होती है। इसके अलावा अगर हम इनका कार्य देखें, मुख्य कार्य तो देख ही लिया है, कार्य यही हम देख रहे हैं ना, तो एक इसको नाम दे दो कार्य, और ये हो गया एक मुख्य कार्य, है ना, कि विधि व्यवस्था का संचालन करना, लोक कल्याणकारी नीति का संचालन करना। दूसरा कार्य कानूनों का संचालन करना, जो भी कानून व्यवस्थापिका बनाएगी उन सभी का संचालन यही लोग करते हैं ना, या उनकी नीतियों को लागू करना, जो भी वो नीति बनाएंगे, जो भी इनको आदेश देंगे उनको लागू करने का काम स्थायी कार्यपालिका का होता है। तीसरा आप देखोगे तो रोजमर्रा का प्रशासन, रोजमर्रा का जो भी प्रशासन पूरा का पूरा तंत्र चल रहा है, जो छोटी छोटी समस्या आती है एक गांव के स्तर से, एक तहसील, एक जिला के स्तर से पूरे देश में, तो सबका एक समाधान करते, ये सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लेते हैं जिसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये जो रोजमर्रा में छोटी छोटी समस्या आती है, परेशानी आती है, मान लो किसी शहर में ट्रैफिक ज्यादा हो गया, कहीं थोड़ी बहुत हिंसा भड़क गई, है ना, तो वहां धारा 144 लगाने से लेकर हर एक चीज का प्रशासन, कुछ भी समस्या आना, कहीं आग लगना या कुछ भी होना, तो सब चीजों का जिम्मेदारी इन्हीं की होती है संभालना। तो रोजमर्रा का पूरा प्रशासन करते हैं। नीति निर्माण में सहायता देना, अगला इनका काम होता है नीति निर्माण में सहायता देना। नीति निर्माण में सहायता, तो जो भी कानून बनाए जाते हैं, है ना, तो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं चूंकि उनके क्रियान्वयन में और सब चीजों में, और जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तो ये पूरा का पूरा बिल लोग तैयार नहीं करते, वो सिर्फ संसद में पेश कर देते हैं। ठीक है, उनको पूरी सहायता जो देते हैं बिल निर्माण करने में, तो ये नौकरी देती है। ठीक है, इनको आइडिया होता है, कि उसमें सहायता देते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं ना, बिल बना के मंत्री को दे देते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं, फिर मंत्री उनको लागू कराता है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी नीतियां होती है, लोक कल्याणकारी नीतियां होती है, इनका संचालन करना, जैसे गरीब कल्याण योजना से लेकर जो भी योजना सरकार बनाती है, तो उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाना नौकरशाही का काम होता है। ठीक है, अगली विशेषता क्या है इसकी, आप देखोगे अगली नंबर की विशेषता है स्थिरता, स्थिरता व विशेषज्ञता। अगला कार्य क्या है, स्थिरता व विशेषज्ञता। ये स्थिर होती है, ये पूरे के पूरे देश को स्थिर बनाए रखती है, कहीं हिंसा आदि नहीं भड़कने देती है ना, इन सब के लिए काम करती है। इसमें विशेषज्ञ होते हैं, तो ये विशेषज्ञता से अपने कार्य को करते हैं, है ना। तो प्रशासन क्या होता है, शासन इससे आसान हो जाता है, और इसी की वजह से शासन का संचालन होता है, क्योंकि ये स्थिरता प्रदान करती है देश को, विशेषज्ञता प्रदान करती है इनको, प्रशासन में एक्सपर्टीज होती है, जो भी हमारे अधिकारीगण बैठे होते हैं ना, तो ये शासन को स्थिरता प्रदान करते हैं, शासन को विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला इनका क्या कार्य होता है, संचार और समन्वय, संचार व समन्वय। ये इतना बड़ा एक जाल की तरह है, पूरे देश में जाल की तरह तंत्र बैठा हुआ है, तो कहीं कुछ भी घटना या कुछ भी होता है तो ये इनका संचार तंत्र बहुत मजबूत है, आपस में एक दूसरे बात करते हैं और समन्वय करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं देश को जोड़े रखा है इन्होंने। ठीक है, आठवां इनकी क्या विशेषता है, राष्ट्र के एकीकरण में, है ना, पूरे के पूरे प्रशासन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक करके रखा है, राष्ट्र को जोड़कर रखा है। एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में काम करते हैं, आपस में मिलकर समन्वय करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पूरे देश में बहुत अच्छे से ये लोग ने शासन चलाकर रखा है, कानून व्यवस्था को बनाकर रखा है, कोई संकट पैदा नहीं होते। तो ये कुछ बहुत बड़े काम है नौकरशाही के, जो नौकरशाही के द्वारा किए जाते हैं। बहुत सामान्य सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, आते हैं हम कार्यपालिका के प्रकार। तो देखो, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, अगर हम इसको देखें, ये कर लेते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती, एक होगी नाम मात्र की, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होगी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब समझेंगे आप, जैसे देखो
नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है कि यहाँ दिखता तो है हमको कि ये व्यक्ति मुख्य प्रमुख है कार्यपालिका का, पर वास्तविक रूप में वो होता नहीं है। जैसे भारत में आप देखिए, संसदीय व्यवस्था है, हमारा जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, पर वो नाम मात्र का राष्ट्र प्रमुख है ना, एक्चुअल में प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इस अवस्था को कहा जाता है नाम मात्र का, और एक होता है वास्तविक, कि नहीं वो बहुत पावरफुल होता है, जैसे अमेरिका में आप देखोगे, है ना। तो नाम मात्र की ये व्यवस्था कहाँ होती है? संसदीय शासन में होती है। संसदीय शासन में ये व्यवस्था पाई जाती है कि जो औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का होता है, जो इसका मुखिया होता है कार्यपालिका का, जैसे भारत में राष्ट्रपति, आप ब्रिटेन में देखेंगे तो क्राउन जो है, या जो रानी महारानी है या महाराजा है, वो नाम मात्र के होते हैं, एक्चुअल में प्रधानमंत्री होता है ना। तो संसदीय शासन में ऐसा होता है। और एक होता है वास्तविक, जहां सही मायने में वही प्रधान होते। तो कौन कौन होते हैं देखो, जैसे इंडिया में हमारे जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जापान में भी होता है, जहां जहां संसदीय वैसा व्यवस्था है। ऐसा ही जर्मनी में होता है, यूके में होता है, कनाडा में होता है, और ऑस्ट्रेलिया, है ना, यहाँ सेम व्यवस्था है कि यहाँ जो कार्यपालिका प्रमुख है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि एक्चुअल में प्रमुख कोई और होता है ना। जैसे राष्ट्रपति यहाँ होते हैं, ठीक है। और ब्रिटेन में कौन होता है? किंग होता है, या क्राउन जिसको करें। ये कैसे होते हैं? तो ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखाते हैं। पर एक्चुअल में प्रमुख कौन होता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, या जो निम्न सदन के प्रमुख होता है वो मुखिया होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, और आप देखोगे तो जो प्रमुख होते हैं तो एक होते हैं पैतृक, और एक क्या होते हैं, जिनका निर्वाचन होता है। अब जैसे देखो ब्रिटेन के जो कार्यपालिक होते हैं ना, जैसे देखो जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री लोग होते हैं, यही वास्तविक, इनको भी हम कार्यपालिक ही बोलते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं, पर मुख्य होते हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर सारे हर चीजों के लिए यही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये चुनकर आते हैं, अस्थायी जो होते हैं। तो पैतृक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखोगे, है ना, पैतृक क्या इसको कहते हैं? राजतंत्र, या इसी को कह सकते हैं आप वंशानुगत, कि वंश के आधार पर चल रहा है। तो ये व्यवस्था आपको दिखाई देगी कि में, ठीक है, जापान में भी ऐसे ही होता है, नॉर्वे में भी ऐसे ही व्यवस्था है ना, स्वीडन में ऐसे होता है। जबकि निर्वाचित कहाँ होता है? तो आप देखोगे कि अप्रत्यक्ष चयन होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और जर्मनी, यहाँ नाम मात्र का जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का, उसका क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। ये व्यवस्था हो गई। अब हम देखते हैं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का ये मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है। तो दो तरीके की व्यवस्था इसमें हमारे सामने आती है, ठीक है। एक तो होती है एकल व्यवस्था, और एक होती है बहुल व्यवस्था। तो बहुल व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, या जो सरकार का प्रमुख होता है, एक समिति होती है जिसमें 7 सदस्य होते हैं, वो शासन चलाते हैं। 7 लोग प्रमुख होते हैं किसी राष्ट्र के कार्यपालिका के, है ना, स्विट्जरलैंड में। तो इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। पूरी दुनिया में एक ही नजर आती है हमको, स्विट्जरलैंड में। जबकि एकल कार्यपालिका दो प्रकार की है ना। अब इधर देखते हैं, ये जो एकल है ना, एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक, एकल कार्यपालिका एक राजनीतिक होती है, और एक होती है बहुल। तो एक होती है राजनीतिक, और एक होती है स्थायी, ना, स्थायी या प्रशासनिक। एकल कार्यपालिका मतलब जहां एक ही तरह की कार्यपालिका होती है। तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक राजनीतिक प्रमुख होता है, और एक जो प्रशासनिक वाले होते हैं। तो ये जो साथ साथ चलती है, देखो एकल में अगर हम देखें, राजनीतिक जो होती है ये 3 प्रकार की और होती है, ठीक है। एक होती है लोकतांत्रिक, एक होती है सर्वाधिकारवादी, ना, और एक होती है उपनिवेशवादी। ये पुरानी व्यवस्था हो गई, ठीक है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ना। वो कौन से प्रकार होते हैं? देखो, संसदीय, संसदीय व्यवस्था, एक होती है अध्यक्षीय व्यवस्था,
एक होता है अर्ध अध्यक्षीय शासन। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कौन सी प्रमुख है लोकतंत्र में? तो संसदीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है जो वास्तविक कार्यपालिका है? तो संसदीय लोकतंत्र में आप देखोगे भारत में ये है ना, यूके और ये जगह, यहाँ संसद वास्तविक कार्यपालिका होती। अध्यक्षीय व्यवस्था, यहाँ राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिक पालक होता है। ठीक है, अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिक पालक होता है। ये ब्राजील में और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो वो होता है वास्तविक कार्यपालिका संसद होती है, वही कानून बनाती है और सब करती है। जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रमुख होता है। अर्धसंघीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है? जैसे कार्यपालिका है फ्रांस में, श्रीलंका अर्धसंघीय सिस्टम है, और रूस है ना। राष्ट्रपति के अलावा संसद भी इसमें योगदान देती है प्रशासन में। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर आता है, इतना समझना बहुत है आपके लिए। जैसे सर्वाधिकार जो चीन है, चीन में जो राष्ट्रपति है और वहां की जो संसद है वही सर्वाधिकारवादी है ना, वही कार्यपालिका है। वो सारे अधिकार और निर्णय के लिए मुख्यतः स्वतंत्र है अपने। तो ये कुछ प्रकार थे, छोटे से प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी कि नाम मात्र की कहाँ कहाँ होती है। तो संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र के होते हैं, राजनीति मतलब दिखते कोई और है, एक्चुअल में होता कोई और है। राष्ट्रपति दिखता है, वो होता नहीं है, होती संसद है, होता प्रधानमंत्री है, तो वो बता दिया कहाँ क्या होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है वो भी बता दिया कि कहाँ संसद होती है, कहाँ राष्ट्रपति होता है और कहाँ दोनों होते हैं। फ्रांस, श्रीलंका, रूस में दोनों होते हैं, राष्ट्रपति और संसद दोनों, है ना। जबकि होती है जैसे ब्राजील और राष्ट्रपति, जबकि भारत और ये जहां जहां संसद है तो यहाँ संसद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये कार्यपालिका मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं अलग अलग जो हमारे देश है और जो अलग अलग कार्यपालिका है इनकी क्या स्थिति है अलग अलग देशों में। तो हम देखते जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी क्या स्थिति है। कहाँ किसकी कैसी है? देखो पहले इसमें आता है राष्ट्रपति, ये प्रमुख होता है। तो कहाँ कैसा होता है राष्ट्रपति, किस तरीके की भूमिका इसकी है कार्यपालिक के रूप में अलग अलग जगह। ठीक है, इसको देख लेते हैं अब जल्दी से। ठीक है, कार्यपालिका के रूप में, कार्यपालक के रूप में क्या भूमिका, संसदीय व्यवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। जहां संसदीय व्यवस्था होती है तो संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति कैसा होता है, राष्ट्रपति ये नाम मात्र का होता है। ठीक है, नाम मात्र का होता है, मतलब केवल औपचारिक होता है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका वहां क्या होती है, संसद होती है, जिसके बिहाफ पर प्रधानमंत्री कार्य करता है ना। तो संसदीय व्यवस्था में केवल राष्ट्रपति कैसा होता है, नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का होता है, या इसको हम कहते हैं औपचारिक होता है। ठीक है, वहीं जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, यहां पर ये वास्तविक होता है। वास्तविक कार्यपालक कौन होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में? तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट। जैसे यूएसए के उदाहरण देखिए, यूएसए में कौन है जो राष्ट्रपति है, ये क्या होता है, ये बहुत वास्तविक कार्यपालिक पालक होता है, मतलब ये सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कौन प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जबकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का एक कार्यकारी अधिकारी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे देखो जहां अध्यक्षीय व्यवस्था होती है ना, जहां पर भी अध्यक्षीय व्यवस्था होती है मतलब कि राष्ट्रपति का शासन होता है, जैसे यूएसए में है राष्ट्रपति, फ्रांस आप देखोगे फ्रांस है और रूस है। ठीक है, तो यूएसए, फ्रांस और रूस में कहा जाता है कि जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है यानी कि राष्ट्रपति, यहाँ पर कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है ना, उसे कहते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष दो टोपी पहने होता है, दो दो टोपी पहने होता है ना। यहाँ पर जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो दो टोपी पहने होता है। दो टोपी पहने होने का मतलब होता है कि जो शासन अध्यक्ष होता है ना, जो
शासनाध्यक्ष मतलब पूरा का पूरा जो देश का शासन होता है उसका प्रमुख और जो कार्यपालिका, दोनों का प्रमुख कौन होता है? केवल राष्ट्रपति होता है। इसलिए दो टोपी पहना हुआ होता है अध्यक्षीय व्यवस्था में। ठीक है, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है और पूरे के पूरे शासन या राष्ट्र का भी प्रमुख होता है राष्ट्रपति, है ना। कहाँ? यूएसए, फ्रांस और रूस में। तो ये राष्ट्रपति की स्थिति होगी कार्यपालक के रूप में। जबकि हमारे भारत जैसे देशों में ये केवल नाम मात्र का होता है। ठीक है ना, इसके बिहाफ पर काम किए जाते हैं, पर एक्चुअल जो कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है या संसद के हाथ में होती है, आप इसको कह सकते हैं। अमेरिका और फ्रांस में आपको पता है, यूएसए और फ्रांस, यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यूएसए और फ्रांस में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो उनको पता है, ये इसे निर्वाचित सम्राट भी कहते हैं। निर्वाचित सम्राट मतलब ये मान लीजिए कि एक राजा में जो शक्ति होती है वही सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति को दे देते हैं, पर किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। तो इसीलिए इसको निर्वाचित सम्राट कहा जाता है ना। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नया फैक्ट है। निर्वाचित सम्राट कह दिया जाता है क्योंकि जो राजा के पास शक्ति होती है वही पूरी की पूरी शक्ति वो राष्ट्रपति को दे देते हैं, इसलिए हम राष्ट्रपति को निर्वाचित सम्राट यहाँ पर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कार्यपालक के रूप में किसको? प्रधानमंत्री को। देखो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है कार्यपालक के रूप में, ये कैसा अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री होता है किसके जो विधायिका होती है संसदीय व्यवस्था में, है ना। संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका होती है, विधायिका के समर्थन से बनता है। विधायिका का समर्थन प्राप्त करके ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, ठीक है, ये चुनाव से आता है, चुनाव से आता है। ये बहुमत दल का नेता होता है। जो भी बहुमत में सरकार होती है तो बहुमत नेता होता है। ठीक है, इस सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। इसको कुछ अलग अलग नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है। जैसे जर्मनी में ना इसको चांसलर कहा जाता है। प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है जर्मनी में। ठीक है, नीदरलैंड में इसको कहा जाता है, नीदरलैंड में इसको नाम दे दिया जाता है मंत्री राष्ट्रपति, मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट, है ना, मंत्री राष्ट्रपति, मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट इसको कह दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और क्या होती है इसके बीच में, ये प्राइमस इंटर प्रेसेस होता है। प्राइमस इंटर प्रेसेस होता है प्रधानमंत्री, मतलब आसान भाषा में क्या होता है? समान जो होते हैं, मतलब जो भी समान सांसद होते हैं तो समानों में प्रथम होता है ना। जो एक समान मंत्री सांसद सब चुनाव जीत कर आते हैं, पर जो बहुमत दल का नेता बनता है तो समानों में प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है? तो हमारा पीएम हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं? तो आप देखोगे यूके, हमारा भारत, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सेम व्यवस्था, और कनाडा, यहाँ पर प्रधानमंत्री इस भूमिका में होते हैं। ठीक है, ये अपनी सरकार का संचालन कैबिनेट के माध्यम से करता है। कैबिनेट के माध्यम से सरकार चलाता है। कैबिनेट का प्रमुख होता है, जो भी कैबिनेट होती है, कैबिनेट का प्रमुख होता है हमारा पीएम। ठीक है, ये इसकी एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, ये पार्टी के प्रति जवाबदेह होता है। पार्टी के प्रति जवाबदेह होता है, मतलब पार्टी से चुनाव जीतकर आता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है पार्टी के टूवर्ड्स। तो ये कुछ बातें हमारे प्रधानमंत्री के बारे में है। जो कार्यपालक है इनके अलग अलग राज्यों में, अब आप देख लीजिए इनका कार्यकाल, अलग अलग राज्यों में जो ये कार्यपालिका पालक है इनके क्या क्या कार्यकाल है। ठीक है, तो फ्रांस जो है, फ्रांस में जो राष्ट्रपति होता है वो कितने? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, श्रीलंका में भी 5 वर्ष होता है। श्रीलंका 5 वर्ष, केवल 2 बार यहाँ बनाया जा सकता है, ये नियम है। श्रीलंका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार बन सकता है। जो यूएसए है हमारा, यहाँ 4 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है ना, यूएसए में 4 वर्ष का होता है। ब्राजील जो है, ब्राजील में 4 वर्ष का होता है। ठीक है, जर्मनी में 5 वर्ष का होता है। जबकि जो पीएम होता है जर्मनी में, जिसको आप कहते हैं चांसलर, वो 4 साल के लिए होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा जापान के पीएम का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में 7 लोगों की टीम कार्य करती है, आगे बताऊंगा। इसका कार्यकाल संघीय परिषद है। ठीक है। देख लो, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, चीन, ये 5 यहाँ होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है। चीन में क्या हुआ है ना, पहले तो सब सही चल रहा था। चीन में पहले कोई व्यक्ति 2 बार बन सकता था, चीन में पहले 2 बार बन सकता था। ठीक है। पर अब क्या किया है इन्होंने 2018 में, जो हमारे सी जिनपिंग हुए है ना, सी जिनपिंग, पता नहीं एक्स वाई 11 12 क्या बनाते हो भाषा में, वो नहीं पता। सी जिनपिंग देख लो आप। सी जिनपिंग जो होते हैं, उन्होंने 2018 में कानून प्रस्ताव किया। ठीक है। और जीवन भर के लिए वहां के राष्ट्रपति बन गए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 2018 में इन्होंने प्रस्ताव पास किया और जीवन के लिए जो सी जिनपिंग है क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए हैं चाइना के। इसके अलावा यूएसए में 4 वर्ष है, आपको पता है, और केवल 2 बार वहां बन सकते हैं, है ना। ये 1951 में संशोधन किया था। 22वां संविधान संशोधन किया था 1951 में। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता है। ठीक है। 2 बार यानी कि अधिकतम 10 वर्ष। ठीक है। 2 बार या अधिकतम 10 वर्ष रह सकता है। अगर अकाल वकाल पड़े तो उसको मिला के ये वहां व्यवस्था है। वैसे 4 साल का कार्यकाल होता है, पर अभी ट्रम्प कह रहे हैं कार्यकाल बदल के इसको बढ़ाने की सोच रहा हूँ। चलो होगा जब देखेंगे। अभी तो फिलहाल यही स्थिति है पूरी दुनिया में, जहां अलग अलग तरीके के जो शासन अध्यक्ष है उनका कार्यकाल क्या है मैंने आपको बताया। अब कार्यपालिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कार्यपालिका के बारे में, जो एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है। पहला, देखो बहुल कार्यपालिका क्या होती है। बहुल कार्यपालिका एकमात्र हमको अलग सा उदाहरण देखने को मिलता है पूरी के पूरी दुनिया में, तो इसको हम इसलिए कहते हैं बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का मतलब आप समझ रहे हो। बहुल मतलब जहां एक से अधिक अधिक लोग मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, तो इसको कह दिया जाता है बहुल कार्यपालिका। ठीक है। एकमात्र उदाहरण इसका हमको दिखाई देता है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड में ये उदाहरण दिखाई देता है। यहाँ क्या होता है, जो संघीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, संघीय सरकार है, तो यहाँ पर 7 सदस्यों की एक कार्यपालिका होती है। 7 सदस्यों की कार्यपालिका होती है। सोचो, 7 लोग प्रमुख होते हैं पूरे के पूरे देश का, ना कि एक व्यक्ति। सातों जो सदस्य होते हैं उनको बराबर अधिकार होते हैं। सातों सदस्य को क्या होते हैं? बराबर अधिकार होते हैं। तो ये इनके एक अलग से एक अनोखी विशेषता है। ठीक है। इनका निर्वाचन दोनों सदन के द्वारा किया जाता है। जो 7 लोग होते हैं इनका चुनाव दोनों सदन मिलकर करते हैं। ठीक है। ये बड़ी अच्छी विशेषता होती है। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। एक एक वर्ष में बदलते रहते हैं, एक वर्ष में रोटेट होते रहते हैं ना। इस तरीके की व्यवस्था है कि एक वर्ष में सभी लोग रोटेट होते रहते हैं। ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है बहुल कार्यपालिका की। ये कहाँ दिखाई देते हैं हमको? स्विट्जरलैंड में दिखाई देती है। एक होता है जिसको कहते हैं छाया कैबिनेट। मैं ये आपको बता चुका हूं, है ना। अगला तथ्य क्या है? तो अगला जो तथ्य है वो है छाया कैबिनेट के बारे में। अगला तथ्य देखिए, छाया कैबिनेट। एक छाया कैबिनेट क्या होती है? ये भी कार्यपालिका एक प्रकार की। तो ये ब्रिटेन में है। जो विरोधी दल के लोग होते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, ये मिलकर आपस में एक कैबिनेट बना लेते हैं, है ना। खुद की एक सरकार समझते हैं, जैसे कैबिनेट बना लेते हैं और उसके माध्यम से ये कुछ कानून लाने की कोशिश करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो खुद को ये छाया कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा तथ्य, 2 टोपी। 2 टोपी पहने राष्ट्रपति, ये मैं आपको बता चुका हूं। जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है किसी देश का, तो शासन अध्यक्ष भी होता है
शासनाध्यक्ष भी होता है, और जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, इसका भी प्रमुख होता है। तो दो भूमिका में रहता है, तो इसी को हम कहते हैं दो टोपी वाला, दो टोपी पहने राष्ट्रपति, ये व्यवस्था हो जाती है। बस ये इतने तथ्य जानना बहुत पर्याप्त है आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको भटकाव से बचाऊं। जो चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, आवश्यक है, जो आपको जानना जरूरी है राजनीति विज्ञान को समझने के लिए या दूसरे प्रश्नों के आंसर देने के लिए, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान परीक्षा के ऊपर है, तो इन सबको साथ में समेटकर बहुत व्यवस्थित चीजें मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। बस क्लास आप इत्मीनान से लगाइएगा, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं परीक्षा में, है ना। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यपालिका का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास।